हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। नेपाल के एक पर्वतारोही के द्वारा बेसिकली 30 बार माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसे चढ़ा गया। बात इतनी ही नहीं है, हम उस पर्वत या उस श्रेणी की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में आती है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। उसे 54 ईयर की एज में बेसिकली एक माह में 2 बार, यानी कि इसी माह की शुरुआत में पहले इन्हीं पर्वतारोही, जिनका नाम बेसिकली कामिरीता शेरपा है, इनके द्वारा चढ़ा गया, और अभी फिर से महीने के अंतिम कुछ दिनों में अगेन पर्वत को जीत लिया गया। ये 30वीं बार है और शॉकिंग बात यह है कि इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। अब यहां एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आएगा, क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है? और दूसरा एक प्रश्न है कि भाई, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ा जा चुका है तो फिर क्या समस्या है माउंट कैलाश के साथ कि इसे नहीं चढ़ा जा सका? क्यों आज भी माउंट कैलाश अजय है? आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहां देखें तो अगर मैं आपको बताऊं तो माउंट एवरेस्ट के साथ अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, अगर हम इस प्रकार से सोचें जैसा एक ज्योग्राफर सोचता है, तो यहां आप पाएंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है यह बेसिकली नेपाल वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। और माउंट एवरेस्ट के पास आपके 2 या 3 रास्ते हैं जहां से आप माउंट एवरेस्ट को विन कर सकते हैं। यहां आप जरा फोकस करें, यहां आपको कुछ ग्लेशियर से बने हुए पाथ दिखाई देंगे। ये प्री डिफाइंड पाथ हैं, यानी कि ये वो रास्ते हैं जो रास्ते आपको कहीं ना कहीं ग्लेशियर तक लेकर जाएंगे। मैं इस टॉपिक को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप शायद इसे समझ ना पाए। बस इतना समझ लें कि एक समय पर हिमालय का पूरा हिस्सा इतना ज्यादा हिमाच्छादित था, इतना ज्यादा इस पर बर्फ का आवरण था कि यहां से वो ग्लेशियर खिसके और खिसक कर जब यहां से निकले तो उन्होंने अपने रास्ते बना रखे हैं। इन रास्तों का उपयोग करते हुए पर्वतारोही जो है वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये रास्ते कभी कभार पर्वतारोहियों के लिए रास्ता और पूरा ट्रेवल कुछ आसान कर देते हैं, परंतु कठिन फिर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास के इन पर चढ़ जाए, पर यहां पर कहीं ना कहीं एक सहज रास्ता आपको दिखाई दे सकता है, जहां आप पाएंगे कि इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट है और यहां 2 रास्ते हैं जहां से आप माउंट एवरेस्ट को कुछ कम खतरों का सामना करे विन कर सकते हैं। यहां ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि आपको एक पाथ दिखाई देगा जिसे कहा जाता है एवलांच पाथ। यहां से चलते हुए जो ग्लेशियर है ये इस प्रकार से कभी निकला होगा, परंतु अभी पर्वतारोहियों के लिए यह खतरनाक पाथ, बट फिर भी इस तक का पाथ जो है वो पार करा जाता है। इसके बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 इस नाम से जो है आपको कैंप दिखाई देंगे, और यहां से फिर पर्वतारोही जो है वो चढ़ते हुए इस पाथ का यूज करते हैं और माउंट एवरेस्ट तक पहुंचते हैं। अब एक रास्ता ये हुआ जो कि कहीं ना कहीं टफ तो है ही। एक दूसरा रास्ता भी है जहां आप पाएंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है इसके उत्तर पश्चिमी भाग में आपको कहीं ना कहीं एक और चोटी दिखाई देगी। इस चोटी का उपयोग करके भी चढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस पाथ से, जो ये चोटी है, इस पाथ से आप माउंट एवरेस्ट की तरफ इस तरीके से कुछ कम ऊंचाई को ट्रेवल करते हुए आप एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? यानी कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना दुर्गम है, कठिन है, बहुत परिश्रम लगता है, परंतु एक पाथ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगा हो तो एक सिंपल मैनर में कुछ इस तरीके से देखें कि आपको माउंट एवरेस्ट के एक साइड जो है वो नेपाल वाला एरिया, कम ऊंचाई वाला एरिया दिखाई देगा, और यहां पर थोड़ा अधिक ये तिब्बत वाला पार्ट है। तो तिब्बत वाले पार्ट से चढ़ना कुछ आप कह सकते हैं आसान हो सकता है, इस एरिया से चढ़ना थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे फिर आपको जो है वो तराई का एरिया और फिर उत्तर का मैदान दिखाई देगा, नॉर्थ प्लेन दिखाई देगा। डन? ये कहीं ना कहीं हमारा हिमालय वाला एरिया है। अब जरा दूसरी स्थिति को ध्यान से देखिए, क्यों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जीत ली गई और वो भी 30वीं बार?
परिश्रम फिर भी लगेगा। याद रखिए कि एक पर्वतारोही अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कार्य को कर रहा है। इसका मतलब कतई ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई ये काम शायद आसान हो सकता है। बस हम भौगोलिक कारकों पर चर्चा कर रहे हैं कि माउंट कैलाश क्यों नहीं जीता जा सका, क्यों इसमें हर्डल्स आए। तो एक रास्ता हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। चलना सभी के बस का नहीं है, इसको विन करना इज अ बिग 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 अचीवमेंट और हम सभी इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। फाइन, अब जरा माउंट कैलाश की ओर ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि जो माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश की ऊंचाई 6600 मीटर है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 8848.86 मीटर ऊंचाई है बेसिकली किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई माउंट कैलाश तो माउंट एवरेस्ट से काफी कम ऊंचाई का पर्वत है। पर यहां पर मैं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टेटमेंट कोट नहीं कर रहा, ज्योग्राफिकली प्रूवन है दैट हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हम उससे जहां हाइट नापने की बारी आती है, या तो हम सैटेलाइट इमेजिनरी टेक्निक का, या फिर ज्योग्राफिकल डेटा कलेक्शन यूनिट्स का, या फिर हम रिमोट सेंसिंग यूनिट्स का यूज करते हैं और इनके द्वारा किसी भी पर्वत की ऊंचाई निकाली जाती है। कैलाश के साथ एक जो है वो समस्या ये है, जो कि इसके अजेय होने का भी कारण है। यहां आप पाएंगे कि माउंट कैलाश, एक तो भाई आपको माउंट कैलाश के तलहटी के एरिया में, जहां पर अगर मैं आपको एक इमेज से बताऊं, पहले ही मैं इंगित कर दूं कि इमेज थोड़ी सी एनिमेटेड है, थोड़ी सी एडिटेड है, इतना खुला वातावरण नहीं होता और ना ही इतना प्लेन भाग है, पर समझने के लिए ठीक है। याद रखें कि ये माउंट जो है कैलाश वाला एरिया है और आपको माउंट कैलाश का एरिया के सामने जो है वो एक खाली पोर्शन दिखाई देगा। इस खाली पोर्शन में आपको डिप्रेशन के फॉर्म में दो झीलें दिखाई देंगी। याद रखें, एक झील है जिसे कहा जाता है मानसरोवर और एक झील आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है राकसताल। और यह राकसताल भी कही जाती है और कई बार इसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। ये दोनों ही झीलें आपको इस स्थान पर दिखाई देंगी। अब जरा नोटिस करें, आपको यहां कहीं पर जो है वो कैलाश पर्वत दिखाई देगा। अब एक तो भाई ये हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में आता है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आसपास से ये 7 और कई बार अगर पूरी माउंटेन्स को काउंट करें तो 9 माउंटेन से घिरा हुआ है। यानी कि ये ग्रुप ऑफ माउंटेन में ऐसे स्थान पर है जहां पर चारों तरफ अदर माउंटेन्स हैं। अब इस स्थिति के कारण आप पाएंगे कि यह स्थान काफी ज्यादा दुर्गम हो जाता है। अब हम डिवाइसेस के थ्रू एग्जैक्ट हाइट मेजर नहीं कर पाते। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, आप कमेंट सेक्शन में भी इस बात को लिखेंगे, बट ध्यान से सुने, हम रिलेटिव हाइट मेजर करते हैं, टॉलरेंस की इसमें लिमिट ज्यादा होती है। ओके, तो यहां ध्यान दें तो आप पाएंगे कि माउंट कैलाश की ऐसा भी कहा जाता है कि हाइट थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, एक समस्या। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है दैट माउंट कैलाश पूरी तरह से तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर है। यह मार्जिन पर आता है, कुछ पोर्शन कैलाश रेंज का आगे बढ़ा है, कैलाश पर्वत का नहीं। कैलाश पर्वत तिब्बत वाले पार्ट में है। और अब जरा ध्यान से देखिए क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। यहां आप पाएंगे कि यहां से आपको जो है यूरेशियन प्लेट दिखाई देती है और यहां आपको तिब्बतियन प्लेट दिखाई देती है। अब बात यह है कि इस स्थान पर आपको जो है कैलाश पर्वत दिखता है, अर्थात नो डाउट कैलाश माउंटेन की हो सकता है ऊंचाई जो है वो कम हो एज कंपेयर टू एवरेस्ट, लेकिन आप पाएंगे कि जो कैलाश पर्वत है ये चारों तरफ से सीधी खड़ी ढाल का अनुसरण करता है। वेरी शार्प स्लोप है इस एरिया में और रीजन इज कि ये मार्जिन पर नहीं आता, ये बेसिकली तिब्बत के पठार के एरिया में पूरी तरह से आता है। यानी कि इसकी ऊंचाई सीधी खड़ी ढाल के द्वारा निर्धारित होती है। तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि इस पर्वत श्रेणी को आप, इस पर्वत को एग्जैक्टली आप सीधी ढाल पर चढ़ पाएं। जैसे रास्ते आपको कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट में दिखाई देते हैं, उन रास्तों की पूरी तरह से कमी है इस एरिया में। इसी कारण आप पाएंगे कि पर्सन जो है वो कई बार माउंट एवरेस्ट को विन कर चुके हैं, बट माउंट कैलाश स्टिल ये विन नहीं हो सका। आई थिंक आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे
कि किस प्रकार से माउंट कैलाश का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का सबसे पुराना भाग है, कृष्णगिरी माउंटेन भी इसे कहा जाता है और वोल्केनिक एक्टिविटी का एरिया रहा है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अगर आप इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल चीजों को समझना चाहते हो, आपको इनमें इंटरेस्ट आता है, तो वेलकम स्टडी IQ के जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस हैं स्टार्ट होने वाले हैं। 300 प्लस मार्क्स अगर आप मेरे साथ स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वो ऑप्शन है बच्चे जो आपको लगभग प्री में 30 से 35 क्वेश्चन का असिस्टेंस देता है। यानी कि ये ऑप्शनल केवल और केवल आपके मेंस को स्ट्रांग नहीं करेगा, ये ऑप्शनल आपको आपके प्री क्वालिफाई करने के लिए सुपर असिस्टेंस देने वाला है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट जो समझ के आधार पर IAS एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो इस समय इन बैचेस में एनरोल करने वाले हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। इतना ही नहीं, स्टडी IQ के P2I बैचेस भी हैं। अगर आप P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डेली 3 आवर की लाइव क्लास के साथ, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ और साथ ही 18 किताबों के सेट के साथ आप हमारे P2I बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उन सभी IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।